जो लोग सोचते हैं भैया चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। मैं झुकने वाला हूँ और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है आजमाने, पर मैं भी सर पर कफन मांग के निकला हूँ। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। क्योंकि आज से लगभग 2 दशक पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी एक ऐसी ही बैठक इसी हॉल में आयोजित की थी और उस बैठक के बाद जो चुनाव के परिणाम आए थे वो राज्य की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले वो परिणाम थे। यकीनन जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी, संभवतः उस अपेक्षा पे पूर्णतः हम लोग उस वक्त खड़े नहीं उतर पाए, पर कम से कम इस बात को उस बैठक ने दर्शा दिया कि अति पिछड़ा समाज के पास जो ताकत है, इस समाज के पास जो आधार है, इस समाज के पास जो सत्ता को बदलने की चाबी है, ये ताकत संभवतः और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके। और इसको, इस ताकत को आज जब हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, खास उद्देश्य से कर रहे हैं, हम लोगों को निरंतरता में इस्तेमाल करने का काम किया गया। हम लोग को वोट बैंक तो हर किसी ने समझा, पर जब हम लोग के हक दिलाने की बात आई, जब हम लोगों के अधिकारों की बात आई, तो सत्ता में पहुंचने के बाद किसी ने हम लोग की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया। आज पुनः ये मौका है हम लोग के पास, पुनः ये मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का कि भैया सही मायने में कौन हम लोग के साथ खड़ा और किसने हम लोग का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। और यह आकलन करने के आपके पास पिछले 75 साल का इतिहास है। इन 75 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर जो भी सरकार आई उसको लाने के जिम्मेदार आप हैं, और जो सरकार गई उसको सत्ता से हटाने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। ये ताकत आपके पास, समझे भैया। 36%, लगभग 1/3 से ज्यादा जिसकी आबादी 1/3 से ज्यादा, सोचे कितनी बड़ी ताकत है, सोचे कितनी बड़ी शक्ति है। और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अगर आज हमारा समाज हाशिए पर बैठा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय, ये जवाबदेही तय करने का समय है कि किन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक बनाया, हमारा इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब हमारे हक अधिकारों की बात आई तो हमसे मुंह फेरने का काम। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक जिसके साथ रहे, मजबूती से रहे, उन पर विश्वास किया। मैं किसी राजनीतिक दल, किसी गठबंधन का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि समय समय पर किस किस ने हम लोग का इस्तेमाल किया। पर आज से लगभग 7 दशक पहले जो हमारी मांग थी, हमारी वो मांग आज भी वही की वही। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता बदलती गई, नीति निर्धारक बदलते गए, पर हम लोग के हालात जस के तस। यही आह्वान करने आज यहाँ आप लोग के बीच आए। पहला, पहचानिए अपनी ताकत को। 1/3 आबादी का हिस्सा होना
कोई मामूली बात नहीं है। और बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर, और यही दिक्कत है हमारे प्रदेश की और हमारे प्रदेश के तमाम सत्ताधारी दलों की, इनके नेताओं की, क्योंकि ये लोग हम लोग को सिर्फ जातियों में बांटने का काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग बढ़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। यही काम इन लोगों ने दशकों से किया। दलित को महादलित करना, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये तमाम बातें लोग करते आए ताकि भाई भाई से लड़ता है। क्योंकि इन लोग को डर लगता है कि जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो सबसे पहले इन्हीं का सिंहासन डोलेगा। इस बात का नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग जाति की तो बात करेंगे पर जमात की बात नहीं करेंगे। ये लोग जातियों में हम लोग को बांटेंगे, भाई को भाई से अलग करेंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा करेंगे, पर जमात की बात नहीं करेंगे। कैसे हम लोग एकजुट रहे उसकी बात नहीं करें। आज अति पिछड़ा वर्ग में लगभग 128 जातियां हैं। इन जातियों को अलग 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 किस तरीके से रखा है, उसके लिए तमाम राजनीतिक षड्यंत्र इनके द्वारा रचे जाएंगे। पर कैसे ये जमात एक साथ आकर ताकत बने, कैसे ये एक साथ आकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, उस दिशा में कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं करना चाहता। क्योंकि बढ़ी हुई ताकत इन लोगों को संतुष्टि देती है, इन लोगों के मन से भय को दूर करती है, इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि भाई जब तक ये लोग बटे रहेंगे, अलग अलग वोट बैंक बनाकर इन लोग का लाभ हम लोग लेते रहेंगे। और लेते रहे भैया, लेते रहे। 90 का दशक हो या आज का, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जो भी बने आपकी वजह से बने। और पिछले 18 सालों से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता के साथ चिपके हुए हैं तो उसका श्रेय भी आप लोगों को जाता है। आपकी ताकत की वजह से वो वहां पर है। पर आज वहां पर बैठने के बाद क्या किया उन्होंने हम लोग, ये सवाल हम लोगों को पूछने की जरूरत है। और ये समय है अब इन सवालों को पूछने, ये समय है अपने हक अधिकार की मांग को पूरा करने का। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर बैठे, अगले साल लोग और एक करके ना जाने कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए। नतीजा आज भी हम लोग वही के वही। सत्ता में भागीदारी की बात है, शैक्षिक हम लोगों के आगे बढ़ने की बात है, हम लोग के आर्थिक विकास की बात है। आज भी हम लोग वही संघर्ष कर रहे हैं जो संभवतः हमारी पिछली पीढ़ी, उससे पिछली पीढ़ी, जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ियों ने किया था, वही संघर्ष हम लोग भी आज कर। पर आज ये संकल्प लेकर जाने की जरूरत है कि संघर्ष पर पूर्ण विराम हम लोग लें। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तो हम लोग बेहतर करें। जो संघर्ष हमारे पिता ने किया, हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, कम से कम ये पीढ़ी उस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को उस दौर से ना गुजरना पड़े जिस दौर से हम लोग गुजरे। और ये तभी संभव है जब हम लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर सही मायनों में ऐसे लोगों को चुनकर भारत की संसद में, बिहार की विधानसभा में भेजेंगे जो हम लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। और हम लोगों के हक अधिकार की बात हम ही लोगों के बीच में से निकला हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। जब तक सत्ता में भागीदारी हम लोग नहीं हासिल करेंगे, हम लोगों के अधिकार कोई दूसरा हम लोग को नहीं देगा। और यही सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। उनको जब जब मौका मिला उन्होंने हर वो उचित प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने प्रयास किया।
समाज की ऐसी जातियों को भी प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने कार्य किया जिनसे संभवतः राजनीति की दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, संभवतः वोट बैंक की दृष्टि से लाभ नहीं मिलता, पर यह संकेत कि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले अंतिम पायदान पर भी खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। ये सोच मेरे नेता की है, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के संस्कार है मेरे। जिस सोच को मेरे नेता मेरे पिता आगे लेकर जाना चाहते, सवेरे उन्हें वो मौका नहीं दिया कि वो अपनी उस सोच को अपनी अंजाम तक वो पहुंचा सके। पर आज उन्हीं के परछाई के रूप में आप लोगों के सामने और यह आग्रह आप लोगों से करता हूं, यह आग्रह आप लोगों से करता हूं कि सही मायनों में अब हम लोगों को ऐसे फैसले लेने हैं जो हमारे समाज को ताकत है। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले हर एक व्यक्ति, अति पिछड़ा वर्ग की हर एक जाति को सम्मान मिले, ये राजनीतिक फैसले अब हम लोग को लेने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक लंबा संघर्ष किया और संघर्ष आज भी कर रही है भैया। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, चिराग पासवान को अगर सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मेरे पास कई ऐसे मौके थे जहां पे मैं गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, समर्पण कर देता, तो मुझे संभवतः कई राजनीतिक लाभ मिलते। 2020 का चुनाव उदाहरण है। 2020 के चुनाव में राह बहुत आसान थी अगर मुझे सिर्फ सत्ता तक पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होना, अगर मैं उस वक्त नतमस्तक हो जाता, उनसे अगर मैं समझौता कर लेता, तो 2020 में बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होंगे, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होंगे। पर अगर मैं ऐसा कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, इनसे कभी मजा नहीं आता। क्योंकि ये समझौता अपने नेता के विचारों को कुचल कर करना, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देकर ये समझौता करना पड़ा। संघर्ष की राह चिराग पासवान ने खुद चुनी और ये संघर्ष मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। आज इस मंच से भी कई लोगों ने, मेरे तमाम साथी जो मौजूद हैं, रह रहकर चिराग पासवान मुख्यमंत्री, ये तमाम बातें आपकी भावना का मैं सम्मान करता, पर मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता के सुख को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई हर उस गरीब वंचित वर्ग से आने वाले मेरे भाई के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए है, जिनके पास आजादी के 75 साल के बाद आज भी खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, जो आज भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। हमारे समाज के युवा आज भी पलायन करने के लिए मजबूर है, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वहां जाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। किसने हमारे प्रदेश की एक छवि बनाई? आज जो लोग सत्ता में बैठे, पूछिए इनसे भैया, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार में विकास करेंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने को काम देंगे, तो क्यों नहीं किया पिछले 33 सालों में आप लोगों ने? 33 साल कम नहीं होता। जैसे आप लोग 1/3 आबादी है, 33 साल एक आम मनुष्य के जिंदगी का 1/3 हिस्सा होता। अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा इस गठबंधन पर हम लोग भरोसा करते रहे, जिनको बार बार चुनकर हम लोगों ने भेजा। जो लोग बैठे हैं, राजद के लोग हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग हो, यही लोग का सत्ता में रहे, कांग्रेस यही लोग का सत्ता में रहे। 90 के दशक से निरंतरता में इन लोग की सरकार है। और आज बिहार के हालात देख लीजिए,
बुजुर्गों को, महिलाओं को आज भी दिल्ली जाना पड़ता है। एम्स के सामने हम लोग दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के। क्यों हमें ये सुख सुविधा हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों आज भी हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा तालीम हासिल करने के? क्यों ये सुख सुविधा बिहार में नहीं मिलती? भैया, जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, मजाक बना के रख दिया है बिहार का। दूसरे राज्यों में चले जाइए, लोग हंसते हैं हम लोगों को, बोलते हैं अच्छा उसी राज्य से ना जहां पुल हवा में गिर जाता है, जहां बाघ चूहे गुजर जाते हैं। ये छवि बना के रखी है हमारे प्रदेश की। और ऊपर से अपराध, आए दिन बिहार में हो रही हत्याएं, लूटमार, डकैती, हमारी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को नली नाले में फेंक दिया जाता है। महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, आज ऐसी छवि प्रदेश में बना दी है कि कोई व्यक्ति दिन में घर से निकलता है तो शाम को जीवित घर लौटेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और तो और अब तो प्रशासन बेलगाम हो गया। भाई, अगर आप अपराधी की गोली से नहीं मरेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन तैयार बैठा है आप लोगों को गोली से भूलने के लिए। कटिहार जैसी घटना शर्मसार करती है हम लोग, हमारे प्रदेश को। जिनको हम लोगों ने अपना रक्षक माना, आज वही हम लोगों पे गोली चला रहे। पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसके घर से निकालकर बाहर इसका सामान सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया, ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमाने, पर मैं भी सर पर कफन मांग के निकला हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित राज्य बनाने की नींव को स्थापित करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो इस बात को तय करता है कि कैसे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करके बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, कैसे यहाँ पे आईटी जॉब, आईटी सेक्टर लाया जा सके, कैसे यहाँ पर उद्योग खुलवाया जा सके। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? कहते हैं ना कि बिहार में उद्योग नहीं खुलेगा, बोलते हैं कि नहीं? जानकारी है? पिछले चुनाव में बोले थे ना, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में कभी कोई उद्योग नहीं लग सकता। दोष बिहार के भूगोल में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोष आपकी नीयत में है। आप चाहते नहीं कि बिहार में उद्योग खुले। बिहार में उद्योग कैसे खुलेगा? ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आपको करके दिखाएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता है। बिहार में आईटी सेक्टर कैसे आएगा? ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। यहाँ पे शैक्षिक संस्थान कैसे खुलेंगे? ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। बिहार के किसी बुजुर्ग को, और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल है, वो भी शामिल है, बड़े हैं, मेरे अभिभावक हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं।
उनको भी मैं शामिल करता हूँ, क्योंकि वो भी दिल्ली जाते हैं भैया। जब उनको भी इलाज कराना होता है, मोतियाबिंद के लिए गए थे ना दिल्ली, चार्टर फ्लाइट करके 1000 किलोमीटर की यात्रा, दिल्ली के अस्पताल में जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। अच्छा हुआ दिल्ली चले गए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में पता है ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंख निकालनी पड़ी थी, तो ठीक किया कि दिल्ली चले गए। पर बिहार के किसी और बुजुर्ग को, किसी महिला को दिल्ली दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े, ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। ये वादा आप लोगों से करके जाता, और ये वादा आप लोगों से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वादा मेरे पिता का सपना था। वो चाहते थे कि अति पिछड़ा समाज को वो हक मिले, वो अधिकार मिले, उनको हर तरीके का प्रतिनिधित्व समाज के हर विभाग में मिले जिसके आप लोग हकदार हैं। ये हक, ये अधिकार आप लोगों को मिले, ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। ये लड़ाई आप लोगों की नहीं, ये लड़ाई मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई मेरे नेता के अधूरे सपने को पूरा करने की लड़ाई है। बस इस लड़ाई को पूरा करने के लिए जरूरत है तो मुझे आप सबके साथ। मैं जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें कदम कदम पर मुझे जहां अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत है, महिलाओं के आशीर्वाद की जरूरत है। चाची आशीर्वाद है ना? हाँ, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, तो वही अपने तमाम युवा साथियों मुझे साथ की जरूरत है। बस आप लोग अपना साथ दीजिए। ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है कि अब वो दिन दूर नहीं जहां हम लोग के संघर्ष को पूर्ण विराम मिलेगा, हम लोग के हर हक, हर अधिकार हम लोग के पूरे होंगे। ये वादा आज आप लोगों से इस मंच से चिराग पासवान करके जाता है। पर हाँ, इसके बदले में आप सबको चिराग पासवान बनना होगा।